हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल मॉडरेट फेज 1885 टू 1905 पार्ट 2। पार्ट 1 हम कल डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन द सेशन। Question 1. The theme of Bankim Chandra Chatterjee's famous novel आनंद मठ is based on। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का विषय किस पर आधारित है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सन्यासी रिवोल्ट। अब हम इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सन्यासी रिवोल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 1763 में और ये सुप्रेस की थी ब्रिटिशर्स ने 1800 में। सन्यासी रेबिलियन के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बातें और भी डिस्कस करनी पड़ेंगी। जैसे कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, जिसमें कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा में ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल गए थे। क्या हुआ था कि 1770 में बंगाल में फेमाइन आ गया था, माने कि अकाल पड़ गया था। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ब्रिटिशर्स तो इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते ही थे, तो इन्होंने इस टाइम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टैक्स थे उनकी डिमांड इंक्रीज़ कर दी। तो ब्रिटिशर्स के जो यही हार्श इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, इसके कारण सन्यासी रेबेलियन स्टार्ट हुआ। अगर अब हम इसमें बात करें कि जो आनंद मठ है, इसी के अंदर ही वंदे मातरम भी ऐड ऑन किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम जो कि पोएम थी एक, आनंद मठ में 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको उसमें ऐड किया था अपने नॉवल में। और इसके जो पहले 2 वर्ड्स थे ना, वो 1937 में अडॉप्ट किए गए थे एज ए नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज नॉट मेड फॉर द किंग। हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट? राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह बयान किया गया था? ये किसने कहा था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में तो हम पहले ही बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने आईएनसी के 3 सेशन प्रिसाइड किए थे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। Who among the following rejected the title of knighthood and refused to accept a position in the Council of the Secretary of State for India? निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के राज्य सचिव की परिषद में एक पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। अब अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले जी की कुछ बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी सेशंस में बताया है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, यह पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के एंड मोहम्मद अली जिन्ना के। और इनके गोपाल कृष्ण के जो पॉलिटिकल गुरु थे वे थे एमजी रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने क्या फाउंड किया था? सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो फाउंडर थे वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैडम भीकाजी कामा। आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, इन्हें आप एक बार देख लीजिए, फिर हम ये डिस्कस करते हैं। आप इसके ये ऑप्शंस भी देख लीजिए एक बार। अब हम इन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैडम कामा अनफ्लर्ड द नेशनल फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन द ईयर ऑफ 1907।
इसमें उन्होंने कहा कि जो मैडम बीकाजी कामा थी, उन्होंने 1907 के पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह पॉइंट हमारा गलत है, क्योंकि इन्होंने जो फ्लैग को अनफ्लर करा था वह करा था इन्होंने स्टटगर्ट में, जो कि कहाँ है, जर्मनी में। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो मैडम कामा सर्व्ड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादा भाई नेरोजी। ये बिल्कुल ठीक है। बात करें थर्ड पॉइंट की, मैडम कामा वॉज बोर्न टू पारसी। यस, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैडम बीकाजी कामा के बारे में हम एक बात और जान लेते हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है? इन्हें हम बुलाते हैं मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी। Question number 5. Assertion. The basic weakness of the early nationalist movement lay in its narrow social base. Reason. It fought for narrow interest of the social groups which joined it. इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें assertion और reason given होता है, और हमें ये बताना होता है कि जो ये reason है क्या इस assertion को follow कर रहा है। तो आप इसके ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। Its correct answer is assertion is right but reason is wrong. कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें? ऑप्शन सी, A is true but R is false. वेल डिस्कस कर लेते हैं हम इसके बारे में। द बेसिक वीकनेस ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट ले इन इट्स नैरो सोशल बेस। जैसे कि हमने 1857 की रिवोल्ट में देखा है कि हर एक नेशनलिस्ट लीडर अपने अलग अलग एरिया से रिवोल्ट को लेड कर रहा है। तो इसमें क्या था कि उनका जो बेस था ना, वो नैरो था। बट अगर हम इसमें रीज़न की बात करें तो इसमें रीज़न में इन्होंने ये बोला है कि इट फॉट फॉर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द सोशल ग्रुप्स विच ज्वाइंड इट, जबकि ऐसा नहीं था। वह जो ये लड़ाई करते थे वह कॉमन पीपल के लिए करते थे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसको हम अपने पहले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो इसका आंसर है उसके बारे में, उनके बारे में आप कुछ बातें भी बताएंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वॉज इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1876। वेल, इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। एसोसिएशन वॉज फाउंडेड, दिस एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन बंगाल इन 1876। तो ये किसने फाउंड करी थी? ये मैंने आपको कल भी बताया था। इसके फाउंडर हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मॉडरेट। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं था? आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बिपिन चंद्र पाल। यह एक्सट्रीमिस्ट थे। इनकी अगर हम बात करें तो यह वही इंसान है जो शिवाजी और गणेश जी फेस्टिवल में गैदरिंग करते थे और अपना मैसेज को कन्वे करते थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में हम बात कर चुके हैं अभी पिछले स्लाइड्स में। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी अ सेफ्टी वॉल्व। कौन चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व बने? आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज A.O. ह्यूम। अब हम जान लेते हैं कि सेफ्टी वॉल्व क्यों बनाना चाहते थे ब्रिटिशर्स। वह इसलिए बनाना चाहते थे, जैसे कि 1857 की क्रांति में अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग जगह से लड़ाई लड़ी थी। तो इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स के लिए उन्हें हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो गया था। तो वह क्या चाहते थे कि वह इस प्रकार के लीडर्स को एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, जिससे कि बेनिफिट तो वह अपना ही सोच रहे थे कि इन केस कल को अगर कोई रिवोल्ट होती है तो उसको वह एक ही जगह पर सप्रेस कर सकें। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1885। वेल, आपको कमेंट में मुझे ये लिख के बताना है कि
1888 में किसने प्रिसाइड किया था आईएनसी के सेशन को और कहाँ किया था? 1887 का भी बताएंगे और 1886 का भी बताएंगे। 1885 की बात करें तो ये सेशन हुआ था बॉम्बे में, इसको प्रिसाइड किया था WC बैनर्जी ने, और जो फर्स्ट सेशन था इसको अटेंड किया था 72 डेलीगेट्स ने। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो हम इनके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, Who among the following was not present in the founding session of Indian National Congress? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र में उपस्थित नहीं थे? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जब आईएनसी बनी थी उस टाइम पे उसके फाउंडिंग सेशन में वह प्रेजेंट नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की अगर हम बात करें तो हम इनके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने क्या फाउंड करा था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। किसके साथ मिलकर उन्होंने फाउंड करी थी? आनंद मोहन बोस जी के साथ। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, A list of persons who became president of Indian National Congress, arrange them in chronological order. इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो आपको क्या करना है, इन्हें क्रोनोलॉजी में लगाना है कि पहले कौन प्रेसिडेंट बना था, फिर कौन बना था, आपने उसको एक सीक्वेंस में लगाना है। सो बात करें अगर हम महात्मा गांधी जी की, तो आप एक बार ये ऑप्शंस देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी आईएनसी के प्रेसिडेंट बने हैं 1924 में। उस टाइम पे कौन सा सेशन चल रहा था? बेलगांव सेशन में। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो ये थे 1928 में। बात करें वल्लभ भाई पटेल जी की तो ये थे 1931 में, जब कौन सा सेशन चल रहा था? कराची सेशन चल रहा था। श्रीमती सरोजनी नायडू जी की बात करें तो ये बनी थी 1925 में। अब कमेंट सेशन में मुझे ये बताओ कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे पास? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 अलाउड। आपके पास ये 4 पॉइंट्स हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। और ये आपको ऑप्शंस दिए हैं, आप एक बार देख लीजिए। बात करें अगर हम पॉइंट 1 की, तो बजट कुड बी डिस्कस्ड बट नॉट वोटेड अपॉन। बजट की हम चर्चा तो कर सकते थे पर उसके ऊपर मतदान नहीं कर सकते थे। इट इज़ अ करेक्ट पॉइंट। पॉइंट 2 की बात करें, क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड, तो हम क्या कर सकते थे? इसमें प्रश्न पूछे जा सकते थे, ये भी ठीक है। ऑफिशियल्स रिटेन देयर मेजॉरिटी, अधिकारियों ने अपना बहुमत बरकरार रखा, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बात करें अगर हम 4th पॉइंट की, तो ये पॉइंट अलाउ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड वाइड डिस्कशंस ऑन द आंसर्स, तो यह पॉइंट गलत है। उन्हें इस चीज़ की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी, वह और वहाँ पे प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ना ही वह उनके उत्तरों के ऊपर विस्तृत में चर्चा कर सकते थे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन 1890 वॉज। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कादम्बिनी गांगुली। अब हम इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट लेडी थी, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी।
साथ ही साथ यह फर्स्ट फीमेल डॉक्टर थी इंडिया की। इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था अपनी आप को एडमिशन दिलवाने के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी। बात करें अगर हम इसमें विजय लक्ष्मी पंडित जी की, तो यह फर्स्ट क्या थी, वीमेन प्रेसिडेंट थी किसकी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो वह थी विजय लक्ष्मी पंडित जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।